दोस्तों मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी वाला यूट्यूब परिवार में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द रीजनल किंगडम्स ऑफ 8th सेंचुरी, यानी कि 8वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ते हैं उस इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं उस मध्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या है, कहाँ से हमको ये जानने को मिलता है कि मध्यकालीन इतिहास में इस तरीके से राज्य हुआ करते थे। अब देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड विच वॉज बिगिन विद द अर्ली 8th सेंचुरी। हम मध्यकालीन इतिहास को शुरू कर रहे हैं जो कि 8वीं शताब्दी के शुरुआत से शुरू होती है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी शुड नो द प्रेवलिंग पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में समझ लेना चाहिए, यानी कि भारत की राजनीतिक स्थिति को यदि हम समझ लेंगे तो उससे समझना आसान हो जाएगा कि 8वीं शताब्दी में किस तरीके से कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे थे। यदि बात करें नॉर्थ इंडिया, इन द नॉर्थ द राजपूत, द गजनवीज एंड गोरीज एंड पाला एंड गुर्जर प्रतिहारा वेयर पावरफुल रूलर। यानी कि यदि उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में राजपूत, गजनवी, गौरी, पालवंश, गुर्जर, प्रतिहार, ये जितने भी राजवंश थे ये पावरफुल थे, ये ज़्यादा शक्तिशाली देखने को मिलते हैं। इन डेक्कन देवर राष्ट्रकूटा एंड अ फ्यू स्मॉलर किंगडम्स। यदि डेक्कन के एरिया की बात करें तो दक्कन के क्षेत्र में हमें राष्ट्रकूट और साथ ही साथ में कुछ और छोटे मोटे राज्य देखने को मिलते हैं। सिमिलरली इन द साउथ द पल्लवास, पांड्याज एंड चोलास वेयर पावरफुल रूलर। साथ ही साथ में देखें तो उसी क्रम में यदि हम दक्षिण भारत की तरफ में देखें तो दक्षिण भारत में हमें पल्लव, पांड्य और चोल वंश शक्तिशाली शासक के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये था एक पॉलिटिकल इंडियन कंडीशन कि किस तरीके से कहाँ पे कौन से राज्य ज़्यादातर हमको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो बुक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यह ICSE पैटर्न की क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक है। यदि आप इसकी PDF को चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स नो अबाउट देम इन डिटेल। चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया से, यानी कि उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में देखते हैं राजपूत्स को। द वर्ड राजपूत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा मीनिंग द सन ऑफ अ किंग। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि राजपूत होते कौन है। तो राजपूत जो ये शब्द है ये संस्कृत भाषा से, संस्कृत का एक शब्द है राजपुत्र, उसी से लिया गया है जिसका मतलब होता है राजा का बेटा। द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ राजपूत हैज़ ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ डिबेट। जो एग्जैक्ट ओरिजिन की बात करें यानी कि वास्तविक उदय की बात करें कि ये राजपूत शब्द का उदय कैसे हुआ, तो ये एक डिबेट का विषय है, यानी कि इसके बारे में कोई भी क्लियर या कन्फर्म जानकारी नहीं है। सम बिलीव दैट दे वेयर डिसेंडेंट ऑफ सेंट्रल एशिया ट्राइब्स सेटल इन इंडिया आफ्टर द हूण इन्वेंशन। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र की एक जनजाति है जो कि हूण आक्रमण के बाद में भारत में आकर के बसती है। द राजपूत हाउएवर क्लेम टू बी डिस्केंडेंट ऑफ द क्षत्रिय और वॉरियर क्लास ऑफ द वैदिक टाइम। जो राजपूत हैं ये अपने आप को ये मानते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं या स्थापित करते हैं कि ये क्षत्रिय या योद्धा क्लास से, यानी कि वॉरियर क्लास का मतलब कि योद्धा क्लास से हैं जो कि वैदिक टाइम पे होते हैं। हम लोगों ने वैदिक पीरियड को लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो ये जो राजपूत है ये अपने आप को बताते हैं कि हम उस समय के जो क्षत्रिय थे, यानी कि वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय या योद्धा वर्ग था उस वर्ग के हम लोग वंशज हैं। दे क्लेम्ड दैट दे वेयर सूर्यवंशी, ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। दैट इज बिलोंगिंग टू द सन फैमिली और चंद्रवंशी दैट इज बिलोंगिंग टू द मून फैमिली। यानी कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं और सूर्यवंशी का मतलब होता है कि जो सूर्य फैमिली से या सूर्य परिवार से संबंध रखता हो। वहीं कुछ लोग बताते हैं अपने आप को
चंद्रवंशी, चंद्रवंशी का मतलब होता है कि जो चंद्रमा परिवार से संबंध रखते हो। अब सूर्य परिवार, चंद्रमा परिवार का मतलब क्या होता है? तो दोस्त ऐसे समझिए कि जब राजा होते थे तो राजा अपना एक वंश को पहचान बनाने के लिए एक नाम देते थे, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे यही राजपूत या मुगल वंश या पाल वंश। तो वैसे ही ये एक नाम यानी कि पहचान का नाम होता था सूर्यवंश या चंद्रवंश। Some Rajput clans also considered themselves to be part of the fire family अग्निकुल। कुछ राजपूत ऐसे हैं जो अपने आप को इस तरीके से माने कि बताते हैं कि वे अग्निकुल से संबंधित हैं। अब सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या फायर फैमिली यानी कि अग्निकुल, इसके बारे में यदि समझाए तो वही जो बात अभी हमने बताई, एक बार रिपीट करें कि ये एक फैमिली का पहचान का नाम होता था, यानी कि इससे ये पता चलता था कि हाँ ये इस खानदान के हैं। दे बिलीव्ड दैट दे वेयर बॉर्न आउट ऑफ अ सेक्रीफाइशियल फायर। इनका ये मानना था कि ये एक सेक्रीफाइशियल का मतलब होता है कि जो त्याग की आग थी उससे इनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है एक कहानी के रूप में कि एक बार एक ऋषि थे जिन्होंने एक बड़ी तपस्या की थी, यज्ञ किया था, और उस यज्ञ के आग से एक दिव्य पुरुष पैदा हुआ था जिसे क्षत्रिय नाम दिया गया। तो उसके बाद में उसके ये वंशज माने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये एक सिर्फ पौराणिक कथा के रूप में जानी जाती है, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं गढ़वाल्स ऑफ कनौज, कनौज के गढ़वाल्स की। द रीजन अराउंड कनौज वॉज रूल्ड बाय द गढ़वाल्स रूलर्स। जो कन्नौज के आसपास का एरिया था, जो कन्नौज था, यह गढ़वाल शासक के जरिए शासित किया जाता, यानी कि ये गढ़वाल शासक वहाँ पे शासन करते थे। द गढ़वाल्स किंग जयचंद वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन 1194। गढ़वाल राजा जयचंद्र जो कि मोहम्मद गौरी से 1194 में पराजित हुए थे। ये एक गढ़वाल हमको शासन या वंश पढ़ने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वंश की बात करें तो अगला वंश है चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड के चंदेल वंश। द चंदेलाज रूल्ड द लैंड बिटवीन द यमुना एंड द नर्मदा रिवर। जो चंदेल थी यह यमुना और नर्मदा नदियों के बीच का जो भूभाग था, जो क्षेत्र था, वहाँ पे ये बुंदेलखंड के एरिया में शासन करते थे। खजुराहो वाज देयर कैपिटल, उनकी जो राजधानी थी वह खजुराहो थी। इट वॉज मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल बिल्ट बाय द चंदेलाज। चंदेल के जरिए ढेर सारे खूबसूरत मंदिरों का निर्माण कराया गया। कीर्तिवर्मन वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डेंसिटी। इस राजवंश में यानी कि चंदेल राजवंश में कीर्तिवर्मन नाम का राजा बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं द गजनवीड की, यानी कि जो गजनवी थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन द 10th century अ टर्किश कंकर कैप्चर्ड गजनी नाउ इन अफगानिस्तान एंड फाउंडेड द गजनविद डेंसिटी। 10वीं शताब्दी की बात है कि एक तुर्की आक्रमणकारी गजनी को कैप्चर कर लेता है, यानी कि गजनी के ऊपर हमला करके उसे अपने अधीन कर लेता है, जो कि इस समय अफगानिस्तान में है, और वह गजनवी डेंसिटी या गजनवी साम्राज्य की स्थापना करता है। सुल्तान महमूद वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डेंसिटी, यानी कि इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक सुल्तान महमूद था। व्हेन ही केम टू नो अबाउट द रिचेज ऑफ इंडिया ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया। जब उसे भारत की समृद्धता के बारे में, यानी कि भारत में धन संपत्ति के बारे में पता चलता है, रिचेज का मतलब यहाँ की समृद्धता, यदि आसान शब्द में बात करें तो यहाँ के धन संपदा के बारे में जब उसे पता चलता है तो वह भारत पे हमला करने की सोचता है। ही लेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, और जब वो इसके बारे में निर्णय लेता है तो वो एक के बाद एक कई आक्रमण भारत पर करता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं महमूद ऑफ गजनी, गजनी के महमूद की। द महमूद नीडेड ए लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन। महमूद जो कि एक शासक है, यह अपने राज्य क्षेत्र यानी कि गजनी को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था, जिसके लिए इसे ढेर सारे आर्मी की जरूरत, यानी कि ढेर सारे सैनिकों की इसे जरूरत थी। ही हैड हियर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ द किंगडम्स
ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसे उत्तर भारत के राजाओं के पास की संपत्ति के बारे में पता था, यानी कि इसे ये जानकारी थी कि उत्तर भारत में जो शासक हैं उन शासकों के पास में ढेर सारी धन संपदा है। सो ही डिसाइडेड टू रेड इंडिया टू कलेक्ट मनी टू राइज अ लार्ज आर्मी। इसलिए उसने भारत पर हमला करने का निर्णय लिया, जिससे कि यहाँ से ढेर सारा संपत्ति अपने साथ ले जा सके अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 AD टू 1026 AD। महमूद ऑफ गजनी, गजनी का जो महमूद, जिसे महमूद गजनी के नाम से जानते हैं, उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में। हिज अर्ली रेड्स वेयर अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर्स ऑफ पंजाब। उसके जो शुरुआत के आक्रमण थे वो शुरुआती आक्रमण उसने पंजाब के हिंदू शाही शासकों के ऊपर किया। ही डिफीटेड जयपाल एंड आनंदपाल एंड गॉट ए लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम देम। उसने जयपाल और आनंदपाल नाम के शासकों को हराया और उनको हराने के बाद में वहाँ से उसने ढेर सारे ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि उसने वहाँ से ढेर सारी धन संपदा प्राप्त की। ही ऑल्सो अटैक्ड द रिच टेम्पल टाउन ऑफ इंडिया। उसने भारत के जो धनी मंदिर थे, यानी कि ज़्यादातर जहाँ पे धन संपत्ति थी, उन मंदिरों पे उसने हमला किया। ही रेडेड मथुरा एंड कनौज इन 1018। उसने 1008 ईस्वी में मथुरा और कनौज के मंदिरों पे भी हमला किया। एंड सोमनाथ इन 1026 और 1026 में सोमनाथ मंदिर पे हमला किया। द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वाज स्क्रिप्ट ऑफ ऑल इट वेल्थ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था या जाना जाता था। इवन द प्रीशियस स्टोन एम्बेडेड इन द टेम्पल वॉल वेयर टेकन आउट। अब ये जो मंदिर था, इसके मंदिर की दीवारों पे कीमती पत्थर लगे हुए थे, वो कीमती पत्थर भी और यहाँ की जो धन संपदा थी वह महमूद गजनी के द्वारा यहाँ से लूट करके ले जाया गया। महमूद कैरीड अवे ऑल द बूटी टू गजनी वेयर ही बिल्ट आ ब्यूटीफुल मास्क लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। वह यहाँ की जितनी भी धन संपदा थी वो यहाँ से गजनी ले गया, यानी कि लूट करके सोमनाथ मंदिर से जो भी वहाँ की संपत्ति मिली उस संपत्ति को लूट करके वह वापस गजनी गया और वहाँ पे उसने खूबसूरत मस्जिद, लाइब्रेरी और म्यूजियम बनवाया। महमूद डाइड इन 1030 और 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाती है। अब देख लेते हैं अगले राजवंश की, जो है द गोरी। गोर वाज एनदर स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। गोर एक छोटा राज्य था जो कि इस समय अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। महमूद गजनी हैड आल्सो कैप्चर्ड दिस किंगडम एंड मेड इट्स रूलर हिज वैसल। महमूद गजनी ने भी इस राज्य के ऊपर हमला किया और इस राज्य के ऊपर हमला करके इसे भी अपने अधीन कर लिया। अब वैसल यानी कि वैसल का मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, वैसल सबॉर्डिनेट चीफ यानी कि यहाँ का मुखिया बना दिया, यानी कि उसने यहाँ पे हमला किया, इस राज्य क्षेत्र पे हमला किया और हमला करने के बाद में यहाँ का एक मुखिया उसने यहाँ पे बना दिया। आफ्टर महमूद्स डेथ द गजनीवुड्स बिकम वीक। लेकिन महमूद की मृत्यु के बाद में जो गजनवी साम्राज्य था वह कमजोर पड़ गया। टेकिंग एडवांटेजेज ऑफ दिस मोइजुद्दीन मोहम्मद मेड गोर इंडिपेंडेंट वंस अगेन। जब ये स्थिति आती है कि महमूद की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में एक शासक मोइजुद्दीन मोहम्मद वो इसका फ़ायदा उठाता है और गोर साम्राज्य को फिर से स्वतंत्र कराता है। ही आल्सो एनेक्स्ड ऑल गजनवी टेरिटरीज। जितनी भी गजनवी टेरिटरीज थी उस पर उसने सुरक्षा या सख्त पहरेदारी कराई। मोइजुद्दीन मोहम्मद इज पॉपुलरली नोन एज हिस्ट्री इन मोहम्मद गोरी। मोइजुद्दीन मोहम्मद इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी एन एम्बिशियस रूलर ऑफ द गोर डिसाइडेड टू अटैक इंडिया नॉट ओनली फॉर वेल्थ बट आल्सो फॉर एस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। मोहम्मद गोरी जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसने भारत पर
हमला किया सिर्फ इसलिए नहीं कि वो यहाँ से धन संपत्ति को लूट के ले जाए, बल्कि इसलिए कि वह यहाँ पे अपने राज्य को भी स्थापित कर पाए। इन 1175 यानी कि 1175 में मोहम्मद गोरी अटैक्ड एंड कनकर मुल्तान। मोहम्मद गोरी हमला करता है और मुल्तान को अपने अधीन कर लेता है। इन 1178 यानी कि 1178 में ही रिसीव्ड अ टेम्पोररी सेटबैक एज ही वॉज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ द गुजरात। गुजरात शासक के जरिए वह हारता है तो एक बार एक सेटबैक लेता है यानी कि पीछे की तरफ में मुड़ता है। सून ही रियलाइज दैट पंजाब कुड बी अ गुड बेस फॉर फर्दर कंसिक्वेंट। लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि पंजाब प्रांत उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, यानी कि यदि वो यहाँ पे हमला करे तो यहाँ पे वो जीत सकता है। सो इन 1119 ही कनकर पंजाब, तो इसलिए वह 1190 में पंजाब के ऊपर हमला करता है और उसे अपने अधीन कर लेता है। द राजपूत रूलर ऑफ द नेबरिंग किंगडम ऑफ दिल्ली एंड अजमेर पृथ्वीराज चौहान प्रिपेयर टू फेस हिम। राजपूत राजा जो कि दिल्ली और अजमेर के थे, खास करके पृथ्वीराज चौहान, वो उससे सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं। और जब वो अपने आप को तैयार करने लगते हैं तो मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होना तय हो जाती है। और ये लड़ाई होती है तराइन के मैदान में, जिसे हम बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, तराइन का युद्ध कहते हैं। इन 1191 द आर्मीज ऑफ मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान चेस्ड एट तराइन अबाउट 80 मील्स फ्रॉम दिल्ली। मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं आमने सामने होती हैं और पृथ्वीराज चौहान की मजबूत सेना मोहम्मद गोरी की सेना को दिल्ली से 80 मील दूर तक खदेड़ देती है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है। इसे तराइन का पहला युद्ध नाम से जाना जाता है या तराइन के पहला युद्ध नाम से यह प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज हाउएवर मेड नो अटेम्प्ट टू चेस द गोरीज आउट ऑफ द पंजाब। लेकिन पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पंजाब से बाहर निकालने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। मोहम्मद गोरी वांटेड टू डिफीटेड पृथ्वीराज इन हाउ। अब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को किसी भी तरीके से हराना चाहता था। दस ही वंस अगेन कलेक्टेड हिज मैन एंड राइज्ड एन आर्मी। तो एक बार फिर से उसने अपने साथियों को या मैन पावर को तैयार किया और एक मजबूत सेना बनाई। टू आर्मीज मेट वंस अगेन इन 1192। और फिर ये दोनों सेना यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की 1192 में फिर आमने सामने होती हैं। दिस टाइम मोहम्मद्स आर्मी वॉज बेटर प्रिपेयर। इस बार मोहम्मद गोरी की जो आर्मी थी वो वेल प्रिपेयर्ड थी, यानी कि अच्छे तरीके से तैयार थी। पृथ्वीराज अपील टू द नेबरिंग किंग्स फॉर हेल्प। पृथ्वीराज ने पड़ोसी राजाओं से मदद मांगी। सम राजपूत रूलर कम टू हिज हेल्प। कुछ राजपूत शासक उसके हेल्प के लिए आए। द मोस्ट पावरफुल राजपूत हाउएवर स्टेड अवे। लेकिन जो ज़्यादा शक्तिशाली राजपूत शासक थे वो इससे दूर ही रहे। पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड। और इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार होती है और वह बंदी बना लिया जाता है और इसे तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1192 में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी डिड नॉट स्टॉप एट दिस। अब मोहम्मद गोरी यहाँ पे नहीं रुका। इन 1194 ही डिफीटेड राजा जयचंद्र इन बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर यानी कि चंदावर के युद्ध में वह 1194 राजा जयचंद को भी पराजित करता है। देर आफ्टर ही ओवररेन द इंटायर गंगा यमुना दोआब। अब इसके बाद में वह पूरा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में पूरी तरीके से अपने अधीन कर लिया था। दोआब मैदान होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। ही लेफ्ट हिज ट्रस्टेड जनरल्स इन चार्ज ऑफ लैंड ही हैड कंकर्ड एंड रिटर्न टू हिज होमलैंड। उसने अपने कुछ ट्रस्टेड जनरल्स यानी कि जो उसके कुछ विश्वसनीय जनरल्स थे यानी कि जो मंत्री थे, वो उन ज़मीन का चार्ज यानी कि वहाँ की जो क्षेत्र था उसका चार्ज दे करके वापस अपने होमलैंड यानी कि अफगानिस्तान को लौट जाता है। द ट्रिप्टाइल स्ट्रगल यानी कि 3 पार्टी का यह त्रिकोणीय युद्ध है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।
अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं ये अगला वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।